नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज समय है फिर से आपके एक फेवरेट सेशन का, जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। आप सभी जानते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर हमें उनके सॉल्यूशन मिल जाएं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है कि हाँ ये प्रश्न आए थे, इनका कठिनाई का स्तर ऐसा था, इनका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल चुका है, तो उससे आपको थोड़ी सी एक आसानी रहती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, एक फोकस आपका जो है बढ़ जाता है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो जितने हैं आपके साथ हम यहाँ पर सारे सॉल्व करें। तो उसी सीरीज में जो सबसे पहला हमारा सेशन है, जैसे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ये कठिनाई का स्तर है, ये विषय आए थे, तो उसी में जो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है व्याकरण के प्रश्न। क्योंकि इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे सार लेखन है, व्याख्या है, निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, तो उसे एक एक करके बहुत ही विस्तार से जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम केवल जो व्याकरण के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे आज हम यहाँ पर आज समाप्त कर देंगे। चलिए, तो एक बार जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से एक शॉर्ट में एनालिसिस दिखा देती हूँ। जो ये हमने लास्ट के जो 3 इयर्स में जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हुए थे 2011 में, 2014 में और 2019 में, उसका जो हमने एनालिसिस बनाया था उसमें आप देखिए कि कितना बिल्कुल सेम था, बिल्कुल समान था कि निबंध लेखन हमेशा 30 मार्क्स का ही आया। हिंदी में अनुवाद करना, आपको अंग्रेजी में एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो आपका 15 मार्क्स का आता है। सार लेखन 10 मार्क्स का आता है। अब देखिए कि 10 मार्क्स भी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सार लेखन आप जानते हैं, आपको जितना भी गद्यांश आएगा उसका केवल 1/3 लिखना होता है, अक्सर यही आता है, और वो 1/3 में केवल 3 या 4 पंक्तियां लिखनी होती हैं। सिर्फ उन 3 या 4 पंक्तियों को लिखने से आपके पूरे 10 मार्क्स बन जाएंगे। इमेजिन कर सकते हैं आप, सिर्फ 3-4 पंक्तियों को लिखने से ही आपके 10 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। और आप जानते हैं ये मार्क्स आपके फाइनल में ऐड भी होते हैं, और 10 मार्क्स अरे बहुत होते हैं। सिर्फ 2-2 मार्क्स से स्टूडेंट्स कितनी आगे और कितनी पीछे जा सकते हैं आप अच्छे से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर गद्यांश पद्यांश व्याख्या 5-5 मार्क्स की आती है, टोटल 10 मार्क्स। पत्र लेखन 10 मार्क्स का आता है। और ये जितने भी हैं बाद में व्याकरण के जो प्रश्न हैं, ये सारे के सारे आज हम इन तीनों वर्षों के आपके साथ जो है वो उनका हल देखेंगे। वर्तनी, पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और संधि विच्छेद। और मैंने आपको बताया था कि तीनों ही सालों में बिल्कुल यही पैटर्न रहा था कि वर्तनी के 5 प्रश्न आए थे, पर्यायवाची के 5 मार्क्स के आए थे, मुहावरे लोकोक्तियों के 5 मार्क्स के आए थे, शब्द युग्म के 5 मार्क्स के आए थे, और वाक्यांश और संधि विच्छेद के 2.5 मार्क्स के आए थे। तो ये जो है इसको हम आज अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वही वर्तनी के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वीडियो यहीं पर पॉज कीजिएगा, पहले खुद से सही उत्तर छांटने का प्रयास कीजिएगा। सही उत्तर नहीं पता कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको उत्तर बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो चीज़ है वो कहना चाहूँगी। हिंदी एक बहुत ही कहते हैं कि सरल भाषा है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बाकी जो भाषाएं अगर आपको पता हो, हम कहते कुछ और है, लिखते कुछ और है, आप भली भांति परिचित है, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है, इसीलिए इसे सबसे वैज्ञानिक भाषा कहा गया है कि हम जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। अगर छोटी की जो मात्रा है, अब जैसे ई की मात्रा, मैं कहती हूँ नियत, अब नियत में अगर मैंने हल्का सा ज़्यादा बोल दिया नियत, तो उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और अगर मैंने कह दिया नियत तो उसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी। सिर्फ बोलने मात्र से आपको पता चल जाता है कितना दीर्घ स्वर है, कितना लघु स्वर है, उस अकॉर्डिंगली आपकी जो वर्तनी है, आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो इसलिए सरल बहुत है हिंदी, लेकिन बस ये है कि हमारी आदत थोड़ी सी छूट गई है, अभ्यास हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया है हिंदी का। तो इसीलिए अब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो अगर आप बुक्स वगैरह ज़्यादा ना भी पढ़ें, सिर्फ वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 शब्द दिए गए हैं 2011 के जो प्रश्न हैं, जिनकी आपको वर्तनी जो है लिखनी है सही। और याद रखिए यहाँ पर जैसे कहा गया है कि इन सभी की सही वर्तनी लिखनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको सही वर्तनी में ही शब्द दिया गया होता है, बिल्कुल सही वर्तनी दी होती है, क्योंकि वहां पे ये चेक हो रहा होता है कि आपको सही वर्तनी का ज्ञान है भी या नहीं, या आप तुक्का लगा के बस जो भी शब्द दिया गया उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपने कर दी और आपने उत्तर लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पे कोई शब्द है तो उसकी वर्तनी गलती होगी, वो वर्तनी सही भी हो सकती है, और अगर वो वर्तनी सही है तो उसे एज इट इज लिख दीजिएगा, मात्र इतनी सी बात है।
तो चलिए इन 10 शब्दों का देखिए, बल्कि, पत्नी, नारायण, प्रामाणिक, साम्राज्य, वैज्ञानिक, कितने साधारण से शब्द हैं, लेकिन वर्तनी में, स्पेलिंग्स में हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इनका सबका, जैसे बल्कि, हम कहते हैं ना कि तुम तो बहुत अच्छे छात्र हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम तो सर्वश्रेष्ठ छात्र हो, बल्कि, तो वो जो है उसमें बल्कि में आप ल बहुत जल्दी बोलते हैं, तो ल आधा आना चाहिए। तो ये देखिए, फिर पत्नी, पत्नी हम इस प्रकार बोलते हैं, ये है मेरी पत्नी है, पत्नी, तो उसमें भी न के साथ जो है बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। फिर नारायण नहीं होता, नारायण होता है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है। वैज्ञानिक नहीं होता, वैज्ञानिक होता है। मोज नहीं होता। अब आप ये मत सोचेगा, अब यहाँ पर भी एक और चीज़ देखिए, ये जो 7वां जो शब्द है मोज, आप कहेंगे इसका मोज का तो मोजा हो सकता है, मोजा सॉक्स जो होती है, लेकिन नहीं, ये मोज नहीं, मौज है, मौज। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आकाश नहीं होता, आकाश होता है। कृत धन नहीं होता, ये आधा ध लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, साथ साथ बताती जा रही हूँ मैं। जैसे यहाँ पे कृत धन नहीं, कृत घन आएगा, लेकिन आधा घ लिखते हुए भी ना स्टूडेंट्स वो उसे इसी प्रकार से लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता आपने आधा घ लिखा है या आधा ध लिखा है। तो आपकी जो वर्तनी है, हैंडराइटिंग भले ही आपकी सुंदर ना हो, लेकिन जो भी लिखे वो स्पष्ट होना चाहिए। आपने जो लिखा है वो समझ में तो आना चाहिए कि वो ध है या घ है, वो य है या वो व है, वो य है या वो प है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। फिर है धोखा, धोखा नहीं होता, धोखा होता है, ख, खरगोश वाला ख। तो देखिए इसके सही उत्तर, बल्कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, पत्नी, नारायण, प्रामाणिक, जैसे होता है प्रमाण, प्रमाण के साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर लगता है प्रामाणिक। फिर साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है। वैज्ञानिक नहीं होता, विज्ञान होता है, विज्ञान, लेकिन विज्ञान के साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर वैज्ञानिक हो जाता है। तो छोटी की मात्रा नहीं, ए की मात्रा आएगी। फिर मोज नहीं होता, मौज होता है। ओ की मात्रा नहीं, औ की मात्रा आएगी। आकाश नहीं, आकाश होता है। कृतघन नहीं, और ये क के नीचे ये पदेन वाला र नहीं आएगा, ये गोल वाला री का स्वर आएगा। जैसे ये क के नीचे जो है आपका ये री, ऋषि वाला जो स्वर होता है वो आएगा, ये वाला र, री, बल्कि इसका जो उच्चारण होता है वो री करके होता है। फिर धोखा, अब जैसे देखिए कृतघन में कभी कभी स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, तो इसमें भी गलती नहीं है, लेकिन बस ध की जगह आधा घ लिखना है, ये चीज़ याद में रखिए। तो ये इसके उत्तर हुए। अब 2014 में परलौकिक, सामाजिक, परितोषिक, वाल्मीकि, उज्ज्वल, ओ माय गॉड, उज्ज्वल शब्द तो फिर वही चीज़ हमेशा आता है, साप्ताहिक, अनिर्वचनीय, कवित्री, चंडाल, श्रृंगार। कोई ऐसे इतने कोई बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, लेकिन स्टिल जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे साधारण शब्द भी आपको कठिन ही लगेंगे। ये देखिए इनकी सही वर्तनी, परलौकिक नहीं होता, परलोक होता है, परलोक, लेकिन परलोक के साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर पारलौकिक हो जाता है, तो ये पारलौकिक आएगा। समाज होता है, लेकिन समाज के साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक हो जाता है। परितोष होता है, लेकिन पारितोष वैसे तो हम कहते हैं, और इसके साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर पारितोषिक हो जाता है, पारितोषिक। अब वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के जो है, ठीक है ना, कितने बड़े साधु थे, तो उनके जो वर्तनी है वो ये होती है वाल्मीकि की, जल्दी बोला जाता है, तो म के साथ बड़ी की मात्रा आएगी और क के साथ छोटी की मात्रा। ऐसी ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं। उज्ज्वल में दोनों जो आधे आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साप्ताहिक नहीं होता, सप्ताह होता है, लेकिन इक प्रत्यय जोड़ने पर साप्ताहिक हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चल रहा होगा कि जिनके साथ भी इक प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वो जैसे प्रमाण है तो प्रामाणिक हो गया, समाज है तो सामाजिक हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा उसे समझ सकते हैं। फिर साप्ताहिक तो आपको समझ में आ गया। अब ये है अनिर्वचनीय। अगर बाई चांस आपको इस शब्द का अर्थ नहीं भी पता तो ये कहाँ से बना है, थोड़ा सोचिए। अनिर्वचनीय, वचन, वचन मतलब बोलना, जैसे कि किसी को जो देते हैं, तो अनिर्वचनीय, तो ये इस प्रकार से आना चाहिए। देखिए अनिर्वचनीय, ईय होता है, तो बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, तो इसमें न के साथ बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। फिर आपका है कवित्री। कवित्री में कव, कवयित्री होता है, तो क व य को छोटी की मात्रा और त को बड़ी की मात्रा। ये वाला शब्द भी काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुका है, बट देखिए वैसे तो मतलब 2011 और 2014 में रिपीट नहीं हुआ,
और ये एग्जाम भी इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए शब्द तो आपको हो सकता है भिन्न ही आए और कठिन आए, ठीक है ना। कठिनाई का स्तर भी इतना ज़्यादा मतलब कि वो कम नहीं है, अच्छे मतलब कि अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए तैयारी तो आपको करनी ही होगी। फिर आता है चंडाल। अब चंडाल में आप दो प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। देखिए, या तो इसे आप कर सकते हैं चांडाल, क्योंकि जो वैसे सही शब्द होता है हम कहते चंडाल है लेकिन होता है चांडाल, तो या तो आप चांडाल लिखिए या फिर आप इसे चंडाल को इस प्रकार ना लिखकर इस प्रकार लिखिए, च और यहाँ पे आधा न नहीं, ण, जो ट वर्ग का होता है, ट ठ ड ढ ण। ये जब हम आपको स्वर व्यंजन के जो वीडियोस हैं जब आपके साथ शेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा जो पंचमाक्षर वाला जो लॉजिक होता है वो क्या होता है। जैसे होता है क ख ग घ, वर्णमाला, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्णमाला क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, क च ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो पंचमाक्षर है मतलब पंचम अक्षर हर वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी जैसे ये च के ऊपर बिंदु था इसे कहा जाता है अनुस्वार। तो अनुस्वार के बाद जब भी आपका कोई अगला जो होता है वर्ण, जैसे अनुस्वार के बाद बिंदु के बाद है ड, तो ड किस वर्ग का है, ट वर्ग का, तो ट ठ ड ढ अण, तो इसलिए जो आधा आएगा वो न या म नहीं, वो अण आएगा। तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों ही सही है। दोनों में से अगर आप कोई एक भी लिख कर आ जाएंगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। और फिर आता है श्रृंगार। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। ये ऐसा शब्द है और इसके तरह ही बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इंटरनेट पे भी गलत दिए होते हैं। मतलब कि अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई है। ये आजकल मतलब ये बिल्कुल वर्तमान साहित्य की चीज़ है, एक सोचने वाली, विचार करने वाली, कि इन चीज़ों को अब सही करने का समय आ गया है। हमें जो वर्तनी है उसमें साहित्य में नो डाउट चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अब हमें कुछ चीज़ों को फिक्स कर देना चाहिए। कई जगह श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, कई जगह श्रृंगार में नीचे री का स्वर आ जाता है, लेकिन वास्तव में इसकी जो सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, वो ये होनी चाहिए, श्रृंगार। श्रृंगार क्यों? क्योंकि आधा श शलगम वाला आधा श है ये, और उसके साथ ये री का स्वर है, जैसे श्रृंगार, री स्वर आएगा, तो इसलिए ये इस प्रकार आना चाहिए। ये तो अगर हमने श्र लिख दिया, जैसे आश्रम होते हैं श्र, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट ही हो गया, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। श्रृंगार हमेशा ऐसा आएगा, और कम से कम आप तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तो श्रृंगार की वर्तनी सही यही लिख कर आएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आता है 2019 के प्रश्न वर्तनी के। अब अभिज्ञ, इच्छा, अंताक्षरी, उच्छिष्ट, अनुग्रहित, गरिष्ठ, तो इसकी सही वर्तनी देखिए। अभिज्ञ बोलने में सेम लग रहा है अभिज्ञ, लेकिन यहाँ पे आधा ग और य नहीं आएगा, ये वाला ज्ञ आएगा। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ है, मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वाला जो ज्ञ है बोलने में तो ये यही लग रहा है आधा ग और य, लेकिन ये नहीं, ना तो ये ग से मिलकर बना है ना ही ये य से मिलकर बना है। आप जानते हैं ज्ञ किससे मिलकर बना है? जैसे क्ष है, हमें पता है वो क और श से मिलकर बना है। जो श्र है वो श और र से मिलकर बना है, लेकिन जो ज्ञ है, ज्ञ आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो ज और ईय से मिलकर बना है कि च छ ज झ ईय। ये वाला जो ईय होता है ना, इसकी जो उच्चारण है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। ये वाला जो होता है ज जहाज वाला ज और ये मिलकर ज्ञ बनता है आपका, ये संयुक्ताक्षर है एक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, ज्ञ ज्ञान से आता है, जैसे अनभिज्ञ या अभिज्ञ, तो अभिज्ञ आएगा। फिर है इच्छा, इच्छा नहीं होता, ईक्षा होता है, ईक्षा। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी य। फिर उच्छिष्ट नहीं होता, उच्छिष्ट होता है, टमाटर वाला ठ आएगा, ठेले वाला नहीं आएगा। फिर अनुग्रहित, अनुग्रहित में ग के पैर में ये पदेन वाला र नहीं आएगा, ग के साथ री स्वर आएगा, अनुग्रहित, ठीक है ना। फिर आएगा गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठ। गरिष्ठ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी, जैसे हम कहते हैं ना आज मैंने बहुत ही गरिष्ठ भोजन कर लिए, हम कहते हैं ना आज तो यार बहुत हैवी हो गया। वो जो हैवी होता है ना कि आज हमने बहुत हैवी डिनर कर लिया, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है कि आज तो बहुत ही गरिष्ठ भोजन कर लिया है हमने, तो काफ़ी जो भारी हो जाता है, गरिष्ठ। फिर आता है दंतोष्ट्य, दंतोष्ट्य ये क्या होता है? दंत और ओष्ठ, दांत और होंठ, ये कहाँ पर आता है आपका? ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं ना उनका उच्चारण स्थान है ये, कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में दांत और होंठ दोनों का लगे, जैसे व से वक, व से व्यवहार,
व बोलते वक्त आप देखेंगे कि आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो वो दंतोष्ट्य होता है, और वो भी दंतोष्ट्य नहीं, ठ आएगा, ठ। फिर आता है प्रामाणित। प्रामाणित नहीं होता, प्रमाणित होता है, कि मैंने इस चीज को प्रमाणित कर दिया। अब आपको लगेगा कि जैसे प्रमाण होता है तो प्रामाणित आएगा, तो वही चीज है कि व्याकरण में आपको रट्टा नहीं मारना है, अभ्यास करने से ही ये चीज पता चलेगी कि बस ये नहीं कि इक या इत प्रत्यय देखती फटाफट आपने पहले शब्द के साथ आ की मात्रा लगा दी। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, प्रामाणित नहीं होता, प्रमाणित ही होता है, प्रमाण, प्रमाणित। फिर है यक्षिणी, जैसे यक्ष, यक्ष आपने सुना है देव जो है, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनका यक्षिणी नहीं, यक्षिणी नहीं होता, यक्षिणी होता है, क्ष के साथ छोटी की मात्रा, मतलब क्ष के साथ भी मात्रा आएगी और अणी तो रहेगा ही रहेगा। फिर है मैथिली शरण। अब ये तो बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के, जानते हैं आप साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त, तो वो मैथिली नहीं होता, मैथिली, मैथिली भाषा भी होती है, तो मैथिली शरण गुप्त, थ के साथ छोटी की मात्रा आएगी, तो ये इसकी सही वर्तनी है। तो आई होप ये वर्तनी वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। अगला देखिए, अब आते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द पर, और तीनों ही सालों में, ठीक है ना, यही प्रश्न आया था कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट मीनिंग वाले। तो देखिए फटाफट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। 2011 में देखिए ऋण, आद्र, अपव्यय, ये सब देखते हैं हम। तो ऋण, ऋण क्या होता है, जैसे हमने किसी से उधार लिया हो, और अगर वो हमने उधार चुकता कर दिया तो ऋण का उऋण, ऊ, जैसे कहते हैं ना उसे उतार दिया ऋण, तो उऋण, वहां से याद रखिए। आद्र, आद्र का मतलब क्या होता है, गीला। ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, देखा होगा बचपन में कि ये मौसम बहुत ही आर्द्र है, आर्द्रता है, तो जैसे हम कहते हैं ना नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो आर्द्र नहीं, आर्द्र का ऑपोजिट आएगा शुष्क, सूखा हुआ। तो इसलिए ऋण का उऋण, आर्द्र का आएगा शुष्क, अपव्यय का आएगा मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, और मितव्यय मतलब कि मित मतलब मित्र मानिए, और व्यय का मतलब होता है खर्चा करना, ये मतलब खर्चे से आपकी दोस्ती है कि आप अच्छे से खर्चा करते हैं, वहां से आप याद रखिए अपव्यय का मितव्यय। फिर है आवरण का निरावरण, ठीक है ना, जैसे आवरण, निरावरण, ये निर उपसर्ग जो होता है ये भी अधिकतर विलोम शब्द बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अ उपसर्ग लगाने से या निर उपसर्ग लगाने से आपके अधिकतर विलोम शब्द बन जाते हैं। फिर है इहीलोक। इहीलोक का मतलब क्या होता है, यही वाला लोक, यही वाले जिस हम दुनिया में रहते हैं, और इसी का उल्टा क्या होगा, परलोक, मतलब कि दूसरे लोक में जो यहाँ का नहीं है, जो दूसरे का है, तो परलोक। जैसे हम कहते हैं इही देश और परदेश, पर मतलब पराया, दूसरा, तो इहीलोक और परलोक। फिर आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा, अपकर्ष। फिर है दानव। अब जैसे देखिए दानव में भी आपके दो विलोम शब्द हो सकते हैं, दानव का या तो मानव या फिर देव, दानव देव या दानव मानव, इन दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे वो सही माना जाएगा। फिर है संधि। संधि का मतलब होता है कि दो पक्षों में जैसे कि बातचीत हो गई है और वो सुलझ गया है, मामला निपट गया, लेकिन विग्रह हो जाना मतलब कि अलग हो जाना, तो विग्रह मतलब अलग हो जाना, संधि मतलब मिल जाना। फिर आता है आज्ञा। आज्ञा का उल्टा क्या होगा, अवज्ञा। आज्ञा मतलब कि जैसे हम किसी को देते हैं कि आज्ञा हमने मान ली है, अवज्ञा करना उसकी आज्ञा को ना मानना। फिर होता है इंकार। अब जैसे जो इंकार है वो थोड़ा सा उर्दू फारसी मूल का शब्द है, तो इसका भी जो है वो मतलब वैसा ही होगा, इंकार का आएगा इकरार या इजाजत, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे अगर इंकार का आपको स्वीकृति भी आप लिख दें तो ऐसा कोई गलत नहीं होगा। फिर आते हैं 2014 के प्रश्नों पर। 2014 में देखिए अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है बारिश, और अति मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इसलिए अतिवृष्टि का ऑपोजिट क्या होगा, अनावृष्टि, यानी कि बहुत कम वर्षा होना, तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। फिर अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, जो चीज कंपल्सरी हो, और कंपल्सरी का ऑपोजिट क्या होगा, कंपल्सरी का ऑपोजिट होगा कि ऑप्शनल, जो चीज कंपल्सरी नहीं है ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, सिंपल सी चीज। और ऑप्शनल को क्या कहेंगे, ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब हमें विकल्प दिए जाते हैं, और ऑप्शंस की जगह ऑप्शनल है तो विकल्प का भी वैकल्पिक। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि पेपर में आपके पास विलोम शब्द आते हैं और बाई चांस आपको उसका विलोम शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस शब्द का इंग्लिश में वो कन्वर्ट करिए कि जैसे अनिवार्य का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, और कंपल्सरी का ऑपोजिट क्या है, ऑप्शनल, और ऑप्शनल ऑप्शन से बना है यानी विकल्पों से, तो वैकल्पिक। वहाँ से आपको ये जो चीज़ें हैं ये और आसान लगने लगेंगी, क्योंकि अब क्या है कि इतना पढ़ते पढ़ते सब कुछ हम मतलब न्यूज़ वगैरह भी आजकल
सोशल मीडिया वगैरह पर भी इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो उससे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो इसलिए हिंदी की आदत बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा आप अंग्रेजी का भी चाहे सहायता लेते रहिए किसी भी तरीके से, लेकिन अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। फिर वही आर्द्र, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद ही वर्तनी गलत लिखी हुई है, लेकिन आर्द्र ये ऊपर वाला ही है, शुष्क आएगा इसका। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, और कनिष्ठ का ऑपोजिट क्या आएगा? ज्येष्ठ, सबसे बड़ा। तो ये देखिए इसके सही उत्तर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनिवार्य का वैकल्पिक, आर्द्र का शुष्क, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। फिर वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब होता है कि जब हमारे में ईर्ष्या की और दुश्मनी का भाव हो, कि हम किसी से चिढ़ते हो, हमें वो पसंद नहीं है, बैर का भाव, लेकिन किसी से मित्रता या प्रेम का भाव, वैमनस्य का सौमनस्य। हम कहते हैं बहुत ही सौम्य व्यवहार के हो तुम, सौम्य व्यवहार, तो सौम्य से बनता है सौमनस्य, तो वैमनस्य का आएगा सौमनस्य। फिर घात, घात करना मतलब कि अटैक, और घात का उल्टा क्या होगा? प्रतिघात, कि आपने अटैक किया तो उसका काउंटर अटैक, तो घात, प्रतिघात। गमन, गमन मतलब जाना, और आगमन, गमन आगमन, गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, ये क्लियर है। फिर चंचल, चंचल हम किसे कहते हैं? जैसे कहते हैं ना चंचल मन, कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, कभी एक जगह पर टिकता नहीं है, यानी कि जो हमेशा मूव करता रहता हो। तो इसलिए चंचल का ऑपोजिट क्या होगा? जो कहीं पे रुक जाता हो, स्थिर, ठीक है ना। तो चंचल का या तो स्थिर आएगा या एकाग्र, एकाग्र मतलब कि जो कहीं पे कंसंट्रेटेड है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए स्थिर या एकाग्र, दोनों में से आप कोई भी लिखिए, सही माना जाएगा। फिर है स्वकीय, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं से, तो स्वकीय, और इसका आएगा परकीय, स्व मतलब खुद से, पर मतलब दूसरों के द्वारा किया हुआ। फिर है बर्बर, हम कितना बहुत ही बर्बर व्यवहार किया गया है, बहुत ही गलत, बहुत ही कठोर व्यवहार किया गया है, तो बर्बर का ऑपोजिट क्या आएगा? सभ्य, सभ्य व्यवहार किया गया है, डिसिप्लिन्ड वे में, तो बर्बर का विलोम शब्द आया आपका सभ्य। फिर आते हैं 2019 के प्रश्नों पर, फिर वही विलोम शब्द करने हैं आपको। अज्ञ, क्षर, तृष्णा, इति, ऋजु, प्राची, निर्वित, पल्लवन, ये सारे वर्ड देखिए इतने आसान नहीं हैं, डिफिकल्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे शब्द जो हैं ये हम अपना मतलब कि ऐसे ही आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आर्द्र, शुष्क, अनिवार्य, वो सारे ऐसे शब्द थे जो कि हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते रहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, तो फिर भी वो समझना आसान है। लेकिन देखिए, साल बढ़ने के साथ साथ कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी आपको। तब देखिए, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ, ज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञान से, तो अज्ञ मतलब जिसे ज्ञान ना हो, तो विद्वान से होता है, तो विज्ञ या प्रज्ञ। तो इसलिए अज्ञ का इन दोनों में से आप कोई भी लिखिए, सही माना जाएगा। फिर एक क्षर, क्षर का मतलब होता है, जैसे हमें लगता है कि क्षर का जो नष्ट हो सकता है, कभी ना कभी जो नष्ट हो ही जाएगा, तो उसे कहते हैं क्षर। और इसका अगर हमें विलोम शब्द बनाना है तो इसके आगे अ उपसर्ग जुड़कर बनता है अक्षर। अब ये अक्षर वो नहीं है जो हम लिखते हैं क ख ग, वो सब नहीं। अक्षर मतलब अक्षर, जो जिसका क्षर नहीं, जो क्षर नहीं हो सकता, जो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। फिर है तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है? प्यास, जैसे हम कहते हैं ना मृग तृष्णा, कि हमें किसी चीज़ का लालच है, लोभ है, वो चीज़। लेकिन तृष्णा का ऑपोजिट क्या है? तृप्ति, कि अब हम संतुष्ट हो चुके हैं, अब हमें किसी चीज़ का मोह नहीं है, किसी चीज़ की प्यास नहीं है, किसी चीज़ का लोभ नहीं है। तो तृष्णा का या तो आएगा वितृष्णा या आएगा तृप्ति। अब जैसे देखिए, वी उपसर्ग लगाकर भी कभी कभी विलोम शब्द बन जाते हैं, जैसे कि स्मरण, स्मरण करना मतलब कि किसी को याद करना, स्मरण करना, याद करना, और उसका विलोम शब्द क्या बनेगा? विस्मरण, विस्मरण, कि जैसे भूल जाना उस चीज़ को। तो इसलिए वितृष्णा या तृप्ति, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। इति, अथ, ऋजु, ऋजु का मतलब क्या होता है? गोल, ऋजु ऋजु का मतलब होता है सीधा, ऋजु का मतलब होता है सीधा, और सीधे का ऑपोजिट क्या होगा? टेढ़ा या गोल, तो उसका हो गया आपका वक्र, वक्र। तो ये ऋजु का विलोम शब्द आपका वक्र हुआ। फिर प्राची, अब प्राची का मतलब क्या होता है? कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राची में न जो है वो छिपा हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर कि प्राची नहीं होना चाहिए, प्राचीन होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। प्राचीन का मतलब तो एक अलग होता ही होता है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, लेकिन यहाँ पे प्राची भी बिल्कुल सही शब्द है। प्राची का मतलब होता है पूरब, पूरब दिशा जो होती है, पूर्व, पूर्व दिशा, उसको कहा जाता है प्राची। तो पूर्व का विलोम शब्द क्या होगा? पश्चिम। तो इसलिए प्राची का भी जो विलोम शब्द है वो है पश्चिम,
याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर निवृत्त, हम कहते हैं ना कि आज से जो सेना के जर्नल हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निवृत्त होना मतलब कि सेवा के पद से सेवा का पद त्याग देना, कि मतलब आप उस पद से हट चुके हैं, ठीक है ना। तो निवृत्त होना मतलब कि उस पद से हट जाना, और उस पद से हट जाने का विलोम शब्द क्या होगा, उस पद पे आसीन होना, ठीक है ना। आवृत तो या प्रवृत्त, तो निवृत्त का ऑपोजिट होगा प्रवृत्त या आवृत। वैसे दोनों ही सही है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं सच। फिर आता है पल्लवन। पल्लवन का मतलब क्या होता है? अब वैसे तो आपके यहाँ पर भाव पल्लवन ऐसा आता नहीं है, सार लेखन आता है। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश एलाइड वगैरह के कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, उसमें जैसे आपको व्याख्या करनी आती है ना, आप अगर देखेंगे व्याख्या वाले जो प्रश्न हैं उसमें लिखा होता है कि सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। लेकिन जो दूसरे आपके हिमाचल एलाइड वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें व्याख्या के समय ये आता है कि बहुत ही विस्तार से आपको भाव पल्लवन करना है। भाव पल्लवन, पल्लवन कहाँ से बना है? पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, और पल्लवन का मतलब होता है जब पेड़ पे नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं, मतलब फैलाव हो रहा होता है। तो इसलिए पल्लवन का मतलब होता है कि उस चीज़ को बहुत विस्तार देना, एक्सपैंड करना। और एक्सपैंड करने का विलोम शब्द क्या होगा? उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, कि उसे सिकोड़ना, कोई चीज़ सिकुड़ जाना। तो इसलिए विस्तार का ऑपोजिट क्या होगा? संक्षेप में। तो इसलिए संक्षेपण, जैसे जो सार लेखन है, बेसिकली सार लेखन को संक्षेपण भी कहा जाता है। तो ये पल्लवन का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार देना, संक्षेपण उसका विलोम शब्द है। संक्षेपण होता है कि उसको कम से कम शब्दों में मतलब करना, एक्सप्रेस करना। फिर है धीरोदात्त। धीरोदात्त, अब यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, धीर और उदात्त। धीर का मतलब क्या होता है? जिसमें धैर्य हो। धीर, हम कहते हैं ना तुम धीरज धारण करो, धीर या धीरज। धीर का मतलब पेशेंस, और उदात्त का मतलब होता है तैयार होना। तो धैर्य के लिए जो आप तैयार हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? धीर का अधीर, तो इसका अधीरोदात्त, अधीरोदात्त। तो इसमें अ उपसर्ग अगर आप कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आता है? संकल्प। संकल्प क्या होता है? जैसे कि आपने एक पक्की बात कि आपने ये बात अब एक पक्की है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। अब ये संकल्प ले लिया तो अब ये कंपल्सरी हो गया, अनिवार्य हो गया। तो इसका भी वही है कि संकल्प का विकल्प। तो यहाँ पे तो ये मिलता जुलता भी आप समझ ही रहे होंगे, संकल्प का विकल्प, ये इसका विलोम शब्द था। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, मुहावरे लोकोक्तियाँ। अभी मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं, हमेशा ही आएंगे। जैसे मैंने कहा ना आपको कि जब भी पेपर होगा HCS का, कोई भी टॉपिक बदले या ना बदले, मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ये 200% श्योर है। इसमें कभी कोई वो नहीं है। और इसमें इसका जो कठिनाई का स्तर है थोड़ा सा, वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आपको मुहावरे लोकोक्तियों के केवल अर्थ नहीं लिखने हैं, उनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। और वाक्य में प्रयोग करना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि आप जिस लेवल पर आ चुके हैं, सभी विद्यार्थी जिस स्तर पर आ चुके हैं, वहाँ पर आपसे ये अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वाक्य भी आप जो है थोड़ा सही लेवल के बनाएंगे। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कठिन कठिन वाक्य बनाने लग जाइए, आम जिंदगी के बहुत ही सरल से वाक्य बनाइए, लेकिन उनका जो स्तर है वो इतना भी हीन नहीं होना चाहिए कि लगे क्या ये बच्चों वाला वो किए। मतलब जैसे अगर ये है गुदड़ी का लाल, अब गुदड़ी का लाल सबको लगता है कि जो बहुत प्यारा होता है, गुदड़ी का लाल, जबकि ऐसा नहीं है। और उस पर अगर आप ये लिख दें कि राम तो मेरा गुदड़ी का लाल है, ठीक है ना, तो ये वाला वाक्य नहीं है सही। क्यों? उसमें मतलब कि उसका अर्थ जो है वो सही से स्पष्ट नहीं हो पा रहा। बच्चों वाला वाक्य है कि राम तो मेरा गुदड़ी का लाल है। अब गुदड़ी का लाल वो प्रेम में कहा गया है, साहस के लिए कहा गया है, दुश्मनी के लिए कहा गया, शत्रुता के लिए कहा गया, किसे पता। तो वाक्य भी ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ स्पष्ट हो। तब जैसे है ख्याली पुलाव बनाना, वाक्य भी हमने साथ में दिया है आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि ऐसे वाक्य भी बन सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको ये एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप बुक ना भी पढ़ें तब भी आपको जो माइनर पॉइंट्स हैं, यही सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन देना चाहती हूँ मैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ख्याली पुलाव बनाना, अब हमें वैसे तो पता होता है ख्याली पुलाव बनाना मतलब कि वो फालतू में ही सोचे जा रहा है, मतलब कि जो चीज़ें हो भी नहीं सकती बस उन्हें भी सोचा जा रहा है। लेकिन जब इनका अर्थ लिखने का समय आता है तब आप सोच में पड़ जाते हैं कि भैया क्या लिखना है इसका अर्थ। वो चीज़ होती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, ख्याली पुलाव बनाना मतलब कि असंभव बातें करना, जो होता ही नहीं है। तो अब जैसे हमने लिखा, अरे भाई ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, अगर टीम में जगह चाहिए तो रोज़ अत्यधिक अभ्यास करना ही पड़ेगा। ये आपने पूरा वाक्य बनाया, ठीक है ना। फिर गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना।
कि बहुत ही गरीब घर था जिसमें कि मतलब एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति का जन्म हुआ। तो गुदड़ी का लाल, कि अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे, कि जैसे प्रेमचंद इतने बड़े लेखक थे लेकिन उनका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, तो अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। फिर 2 दिन का मेहमान, अब हमें पता है 2 दिन का मेहमान का मतलब होता है जो जिसकी शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है, लेकिन अर्थ लिखते समय जैसे कि जल्द मरने वाला। और 2 दिन का मेहमान ये मत सोचिए प्लीज, ये मुहावरा है। 2 दिन का मेहमान ये नहीं कि कोई हमारे घर आया है कि बस ये तो वही 2 दिन का मेहमान है, कल परसों चला ही जाएगा, ये वो वाला नहीं है। ये एक मुहावरा है जिसका एक प्रॉपर अर्थ होता है। 2 दिन का मेहमान मतलब जो जल्द मरने वाला हो। मोहन के पिताजी अब 2 दिन के मेहमान हैं, इसलिए कोई उनका कहा नहीं टालता और सब हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ठीक है ना, ये इसका वाक्य हुआ। फिर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मतलब बिल्कुल पक्की बात जो कभी मिट नहीं सकती है। तो पुराने समय में राजा के कहे शब्द प्रजा के लिए पत्थर की लकीर होते थे। फिर तलवे चाटना, ये तो आई गेस बहुत सिंपल है, सभी कहते रहते। तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना या खुशामद करना। तो चापलूसी करना कि रघुवीर ने तो अफसरों के तलवे चाट कर ही तरक्की पाई है। ठीक है ना, ये अब देखिए जैसे इतना कठिन नहीं था, बिल्कुल साधारण सा वाक्य था, लेकिन फिर भी सही तो लग रहा है ना, अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है ना, तो ऐसे करना है आपको। बाकी इसमें एक और फिर मैं महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगी। ये तो सारे थे आपके मुहावरे, अगर इनकी जगह थोड़ी सी लोकोक्ति आ जाए तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। मुहावरे क्या होता है, वो वाक्य का एक छोटा सा भाग होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम तो आज मतलब क्या ही कहे, ठीक है ना, बहुत दिमाग चाट रहे हो मेरा। अब वो दिमाग चाटने का मतलब वाकई दिमाग चाटना नहीं, दिमाग चाटना मतलब बहुत परेशान करना। तब तुम मेरा दिमाग चाट रहे हो, ये वाक्य का एक छोटा सा पार्ट था मुहावरा। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में वाक्य होती है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो पूरा का पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होती है। तो याद रखिएगा जब भी आप लोकोक्ति का वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसमें घबराइएगा मत। ठीक है ना, वाक्य जितना मर्जी लंबा हो, बस अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि फालतू में वाक्य इतना भी लंबा बनाते रहिए कि पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ ही कहीं खो जाए। ये देखिए 2014 में भी 5 आए थे मुहावरे लोकोक्तियां, जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, आस्तीन का सांप होना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब ये जो है ये लोकोक्ति है क्योंकि अपने आप में वाक्य है। बाकी सारे जो हैं वो आपके, और ये काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी लोकोक्ति है। बाकी तीनों जो हैं वो मुहावरे हैं। और इनकी पहचान भी क्या होती है, लोकोक्ति जो होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। जैसे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अब यहाँ पे तेरा की जगह तेरी नहीं आएगा। अब चाहे लड़की के बारे में बात हो रही हो, तो जैसे मेरा कोई दोस्त है, वो अगर मुझे भी कहेगा तो वो ये कहेगा कि अच्छा मतलब तुम बिना मतलब के गले पड़े जा रही हो, तो ये तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब वो ये नहीं होगा मान ना मान मैं तेरी मेहमान, ऐसा नहीं। लोकोक्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। लेकिन जो मुहावरा होता है कि जैसे अकल पर पत्थर पड़ गया, अकल पर पत्थर मतलब पड़ चुका है, मतलब ये बदल जाता है वाक्य के संदर्भ में। तो इसलिए मुहावरा बदल सकता है, लोकोक्ति नहीं बदलती कभी। तब इनके अर्थ और वाक्य देखिए। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कि क्या तुम ये बकवास बात कर रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये देखिए, तो विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने सीता जी का अपहरण किया। ठीक है ना। फिर आस्तीन का सांप होना मतलब मित्र के रूप में शत्रु, कि जो मित्र बनकर आया कोई शत्रु हमारा। जिस अनाथ संजय को शर्मा जी ने अपने बच्चे की तरह पाला, उसी ने संपत्ति के लिए उनकी हत्या करवा दी, वह तो आस्तीन का सांप निकला। वाक्य सिंपल था, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। जब रमेश अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार की यात्रा पर था, तभी एक अजनबी जबरदस्ती उनसे बातचीत करने लगा। रमेश ने कहा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और उससे अलग हो गया। तो इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। फिर लोहे के चने चबाना, जैसे कहते हैं ना लोहे के चने चबवा दिए। चबाना मतलब कि बहुत कठिनाई वाला जो कार्य होता है, कठिनाई झेलना। कि 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहला स्थान प्राप्त करना लोहे के चने चबाना जैसा था। कि कठोर परिश्रम करके वो भी फर्स्ट आना, ठीक है ना, 10वीं कक्षा में, जैसे बोर्ड के पेपर बहुत एक हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो लोहे के चने चबाने जैसा था, मतलब बहुत कठिनाई का काम था वो। फिर एक काला अक्षर भैंस बराबर। अब काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब हमेशा अनपढ़ नहीं होता। कभी कभी कोई बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो नीरा मूर्ख है, कहने के लिए वो कक्षा में प्रथम आता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना वो तो लोग ये किताबी कीड़ा बन के भी फंस जाते हैं, लेकिन समझदार होना चाहिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर। वैसे आप अनपढ़, अकेला अनपढ़ भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा, अनपढ़ या नीरा मूर्ख। तो क्या है, विदेशी महिला के लिए हिंदी का यह पैम्फलेट तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। कि वो अंग्रेजी महिला है, उसे हिंदी का पैम्फलेट दे रहे हो तुम, ठीक
ठीक है ना, तो उसे क्या ही समझ में आएगा। तो वो उसके लिए बिल्कुल मतलब कालाक्षर भैंस बराबर है। कालाक्षर भैंस बराबर होना मतलब कुछ समझ में ना आना, बेसिकली ये होता है। फिर है 2019 के प्रश्न, फिर उसमें वही 5 मुहावरे लोकोक्ति आए थे। तब जैसे देखिए, पहला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे अलग रहना, मतलब कि घुल मिलकर ना रहना, स्वार्थी होना या अलग रहना। तो यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगें तो देश और समाज की उन्नति तो होने से रही। सिंपल सा वाक्य है। फिर है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। पहुंचा क्या होता है, वो जैसे आप कहते हैं ना, वो सलवार पहनी हुई है, उसका नीचे का जो होता है, तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। तो भाई की दुकान में सहारा पाने वाले विमल ने धीरे धीरे पूरी दुकान हड़प ली। सही मायने में यही उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना है। वाक्य, ऊंची दुकान फीका पकवान। आई गेस ये तो बहुत ही कॉमन है, ये सबने सुना हुआ है। अधिक जो है दिखावा अधिक पर गुण कम, इसमें दिखावा मिट गया, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा दिखावा अधिक पर गुण कम, कि आप में गुण तो बहुत कम है, क्वालिटीज बहुत कम है, लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। तो बड़े शहरों में दुकानों पर अच्छा सामान मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे तजुर्बे में तो वहाँ अक्सर ऊंची दुकान फीका पकवान ही ज़्यादा निकलता है। मतलब कि वहाँ पे दिखावा बहुत करते हैं शहरों की दुकानों वाले जो होते हैं, दुकान वाले, लेकिन उनका माल इतना सही नहीं होता। फिर खग ही जाने खग की भाषा। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। तब इसका मतलब कि जैसे पक्षी ही जाने पक्षी की भाषा, मतलब कि जो जैसा होता है उसे वैसे की ही भाषा समझ में आती है। कि जैसे चालाक को चालाक की भाषा समझ में आती है, उसी प्रकार साथी की बात साथी समझ लेता है। साथी मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव वे में नहीं है, साथी मतलब जो जैसा है उसे वैसे की ही भाषा समझ में आती है। तो शिशु जब अबोध होता है तो उसकी माँ बिना कहे ही उसकी सभी बातें समझ लेती है। और यह कहावत चरितार्थ होती है कि खग ही जाने खग की भाषा, कि वो इतने मतलब कि जुड़ चुके होते हैं कि उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है। फिर ओछे की प्रीति बालू की भीत। अब ओछा, हम कहते हैं ये तो बहुत ही ओछा व्यक्ति है, बहुत ही छोटा नीच व्यक्ति है। ओछे की प्रीति, प्रीति मतलब कि किसी से लगाव होना, प्रेम होना। तो ओछे की प्रीति अगर मतलब कि हमने किसी गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली है, वो बालू की भीत होगी। बालू की भीत होना मतलब कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाना। बालू क्या होता है, वो जो मिट्टी, अगर आप कहते हैं ना तुमने रेत से मकान खड़ा किया, ये तो 2 मिनट में गिर जाएगा। जैसे हम कहते हैं ताज का महल है, ये तो ढह जाएगा। उसी प्रकार नीच व्यक्ति की मित्रता कभी देर तक नहीं टिकती। ये वही है कि नीच की मित्रता क्षणभंगुर अथवा अस्थायी होती है। तो उस निम्न कोटि के संस्कार वाले व्यक्ति से मैंने व्यर्थ में ही मित्रता कर ली थी। जब उसने मेरे साथ विश्वासघात किया तब पता चला कि ओछे की प्रीति बालू की भीति की तरह होती है। तो इसलिए ये आपका वाक्य, तो इस प्रकार हमने सारे वाक्य आपको बनाकर दिखाए हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सके कि किस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अब ये जो शब्द युग्म वाला है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शब्द युग्म क्या होते हैं, शब्दों के जोड़े। अब जैसे है यहाँ पर आप शब्द देख रहे होंगे अवधि, अवधि, सुनने में बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ पर आपको पेपर में निर्देश जो होते हैं, डायरेक्शंस, बहुत अच्छे से पढ़नी है। वहाँ पर ये लिखा होगा कि जो दिए गए शब्द युग्म है इनका अर्थ लिखकर वाक्य में इस प्रकार प्रयोग में लाएं जिससे कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए आपको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना, आपको केवल उनका अर्थ बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, केवल इतना सा है। फिर जैसे कुल और कूल, मूल्य और मूल, शाल और साल, पानी और पानी, णी, पानी और पानी। तो अब इनके अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, वाक्य भी बना के दिखाऊंगी। तो पहले ये 2011 का ही है, अवधि। अवधि एक होता है समय जिसमें छोटी की मात्रा आती है, और ये अवधि जिसमें बड़ी की मात्रा आती है वो अवध। अवध जो आपका जो जगह है, ठीक है ना, वहां से संबंधित। तो देखिए अवधि का मतलब होता है काल या समय, कि मैं आपको तय अवधि तक सारे पैसे अवश्य लौटा दूंगी। फिर अवध देश की भाषा अवधि, ठीक है ना, तो तुलसीदास जी की रचनाएं अवधि भाषा में हैं। या फिर अवध देश से संबंधित भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अवधि हम कहते हैं ये तो अवधि बिरयानी है या अवध की बिरयानी है, तो वैसे हम अवधि जो है, ठीक है ना, वो अवध की भाषा के लिए ही लिखते हैं। तो इसलिए अवध देश की भाषा, तुलसीदास जी की रचनाएं अवधि भाषा में हैं। फिर आता है कुल और कूल। कुल होता है जैसे कि या तो तुम किस कुल से हो या फिर कुल मिलाकर इतना। तो ये देखिए कुल का मतलब परिवार या खानदान हमने ले लिया यहाँ पर, और कूल का मतलब होता है किनारा। तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे कुल को इस महोत्सव में सादर निमंत्रण देता हूँ, ठीक है ना। और किनारा, राम गंगा के दूसरे कूल
तक तैर के पहुंचा, कि वो दूसरे किनारे तक तैर कर पहुंचा। फिर है मूल्य और मूल। मूल्य मतलब होता है कीमत, और मूल होता है उसकी जड़ें, जिसके कहते हैं ना आधार, कि ये इसका मूल शब्द क्या है, या तुम्हारे मूल में क्या है, या तुम्हारे मूल में ही गड़बड़ है। तो ये जैसे देखिए, मूल्य मतलब कीमत, की इस विशेष रत्न के वास्तविक मूल्य की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब इतना बहुमूल्य है ये। और जड़ या आधार, मूल। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी कंद मूल खाकर रहते थे, ठीक है ना। फिर है शाल और साल। शाल वो होता है जैसे कि एक मोटी चादर होती है जिससे शॉल वगैरह भी बनती है, जिसे अंग्रेजी में भी शॉल ही कहते हैं। तो ये देखिए, एक विशेष वृक्ष होता है बेसिकली शाल, शाल का वृक्ष। तो शाल का वृक्ष बहुत विशाल होता है। आप इस तरह का वाक्य भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत छोटा वाक्य लिखा तो वो गलत ही होगा, इतना सा ही वाक्य लिखिए, लेकिन बस मीनिंगफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। साल, मुझे यह कला सीखने में पूरे 2 साल का समय लग गया। तो वर्ष, साल का मतलब होता है वर्ष। फिर पानी और पानी। पानी मतलब सिंपल जल, कि खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जैसा हम हमेशा सुनते हैं। और पानी जैसे वीणा पाणी, चक्र पाणी। वीणा पाणी क्या होता है, कि जिसके हाथ में वीणा हो। चक्र पाणी जिसके हाथ में चक्र हो, जैसे कि विष्णु जी। और वीणा पाणी सरस्वती जी के लिए कहा जाता है। तो पाणी का मतलब होता है हाथ। तो वीणा पाणी अर्थात देवी सरस्वती जी कला और ज्ञान की देवी हैं। साधारण सा वाक्य, ज़्यादा सोचने ही नहीं पड़ा आपको। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको वीणा पाणी की जगह चक्र पाणी लिखना हो, कि चक्र पाणी अर्थात हमारे श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए 2014 के प्रश्न, अन्न और अन्य, जलज और जलद, ग्रह और गृही, अविलंब और अवलंब, नियत और नियत, ठीक है ना। ये आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा वाक्य का पार्ट है। तो ये आपके 5 जो हैं शब्द युग्म आए थे आपको। अब इनका अर्थ और वाक्य देख लीजिए फटाफट। अन्न और अन्य। अन्न मतलब क्या होता है, जो अनाज होता है, खाना। और अन्य मतलब कोई दूसरा। तो जैसे देखिए, सीता ने अन्न जल त्याग कर कठोर तप का प्रण ले लिया। प्राण नहीं, सॉरी प्रण, ये यहाँ पे प्राण नहीं प्र होगा, प्रण ले लिया। तो ये नॉर्मल कहा गया है। सीता ने अन्न जल त्याग कर कठोर तप का प्रण ले लिया। फिर अन्य मतलब मैं अन्य लोगों के मध्य तुमसे अपनी पीड़ा नहीं कह सका, कि मैं सभी लोगों के बीच में, मैं मतलब दूसरे लोगों के बीच में तुमसे अपनी पीड़ा नहीं कह सका। तो वो फिर है जलज और जलद। अब देखिए, इसका याद आपको रखना है कैसे, जब ये हम उपसर्ग प्रत्यय वगैरह करेंगे या पर्यायवाची विलोम शब्द, या आपको वैसे भी नए नए शब्द याद रखने हो तो याद रखिए। जैसे जलज, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल और ज मतलब जहाँ पे जन्मा हो। तो जल में जन्मने वाला, जल में जन्मा हो जो, ये तो जलज जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है। और जलद, जल देने वाला। जल कौन देता है, बादलों से हमें मिलती है वर्षा, और वर्षा से ही फिर हमारे समुद्र वगैरह भरते हैं। तो इसलिए जलद बादलों के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जलज यानी कमल, जल में तैरते जलज बहुत सुंदर लगते हैं। और जलद, जलद के घिर आने से कृषक वर्ग प्रसन्न हो गया, कि बादलों के घिर आने से जो किसान है वो प्रसन्न हो गए। फिर है ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह नक्षत्र जैसे आपके ये जो प्लैनेट्स हैं। और गृह मतलब घर। तो देखिए, ग्रह मतलब आकाशीय पिंड जो प्लैनेट्स हैं। बुध सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे निकट है, मरकरी, ठीक है ना। और गृह घर या निवास, मुझे मोहन के गृह प्रवेश में जाना ही होगा। तो ये जो समारोह होता है गृह प्रवेश का, उसमें जाना ही होगा। फिर है अविलंब और अवलंब। तो देखिए, अविलंब मतलब शीघ्र, बिना किसी विलंब के। विलंब हो जाता है, जैसे कहते हैं ना विलंब हो गया, देरी हो गई। और अविलंब मतलब बिना किसी देरी के, शीघ्रता से, जल्दी। घटना स्थल से उसे अविलंब अस्पताल ले जाया गया, कि घटना स्थल से उसे शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया। और अवलंब मतलब सहारा, रस्सी के अवलंब से वह ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। तो बहुत साधारण से वाक्य हैं, आपको कोई लंबे लंबे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वाक्य जो है वो सार्थक होना चाहिए, सही अर्थ वाला होना चाहिए। नियत और नियत। नियत का मतलब होता है आपका मंशा या आपका इरादा, आपकी मंशा कैसी है, आपकी नियत कैसी है, अच्छी नियत है, बुरी नियत है। तो सही नियत से किया गया पाप भी कभी कभी पुण्य बन जाता है, ठीक है ना। सही नियत से किया गया पाप भी कभी कभी पुण्य बन जाता है। और नियत मतलब होता है निश्चित। हम कहते हैं ना, ये जो भी काम होता है वो अपने नियत समय पर ही होता है, कि अपने निश्चित समय पर होता है। तो खराब मौसम के कारण आज सभी विमान अपने नियत समय से देरी से उड़ान भरेंगे, कि उनका जो निश्चित समय है उससे वो देरी से उड़ान भरेंगे। तो साधारण वाक्य थे। फिर 2011 का हो गया, 2014 का, अब ये 2019 का। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे फिर हम। अभेद और अभेद्य, अजर और अजिर, उपल और उत्पल,
मात्र और मातृ, रिक्त और रिक्त। देखिए सुनने में कितने समान लगते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब अभेद, अभेद मतलब भेद करना, मतलब किसी में जैसे पक्षपात करना कि तुम उसमें और मुझ में भेद कर रहे हो, ठीक है ना, जो अलग अलग मान रहे हो। और अभेद मतलब कि किसी में भेदभाव ना करना। और अभेद्य क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना कि तुमने उस लक्ष्य को भेद दिया, वो भेद। और अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके, मतलब जो लक्ष्य जो है वो अचूक है, मतलब उसे कोई भेद ही नहीं सकता। तो देखिए अभेद मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, समान नहीं समान रूप से, मतलब सभी एक जैसे, जो सभी को एक जैसा मानता हो। सभी ग्रामजनों की भलाई के लिए पंचायत का चुनाव अभेद रूप से ही होना चाहिए। कि मतलब ग्रामजन मतलब गांव के जो लोग हैं, कि सभी ग्रामजनों की भलाई के लिए पंचायत का चुनाव अभेद रूप से ही होना चाहिए। फिर है अभेद्य मतलब अटूट, जिसे भेदा ना जा सके। यदि निश्चय अटल हो तो कोई भी लक्ष्य अभेद्य नहीं रह सकता। वही कि अगर आपने पक्का इरादा कर लिया तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप पा ना सकें। फिर है अजर और अजिर। देखिए जर, जर मतलब होता है जड़ता, जर होना मतलब कि जो कभी ना कभी नष्ट हो जाए। और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जैसे कहते हैं ना अजर अमर, कि जो देव होते हैं वो तो अजर अमर होते हैं, कि ना तो वो कभी मरते हैं और ना कभी बूढ़े होते हैं। तो अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसका वाक्य देखिए, शारीरिक तौर पर ना सही मानसिक तौर पर मनुष्य चाहे तो अजर हो सकता है। यानी कि शारीरिक तौर पर तो आप नहीं रोक सकते, शारीरिक तौर पर तो आपको बूढ़ा होना ही होना है, लेकिन मानसिक तौर पर, जैसे कहते हैं ना बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि किस प्रकार से, बूढ़ा होने का मतलब कि आप हताश हो चुके हैं, मतलब आपका किसी काम में मन नहीं है, तो मानसिक रूप से आप अजर हो सकते हैं, मतलब हमेशा एक्टिव रहना। वो जैसे कहते हैं ना कि हम जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी इतना एक्टिव होते हैं, हमेशा कभी प्लांट्स लगा रहे होते हैं, कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये तो बड़े जवान है, ठीक है ना, इनकी जवानी अभी तक नहीं गई, मतलब उस प्रकार से। फिर है अजिर, अजिर का मतलब होता है आंगन। अजिर आंगन, घर का अजिर ही बालक का सबसे पहला सामाजिक परिवेश होता है। परिवेश मतलब एनवायरमेंट। तो इसे कहते हैं ना कि बच्चे की सबसे पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। बच्चे के लिए उसका जो समाज होता है, उसका जो सोशल सर्कल होता है, सबसे पहले वो उसका अपना घर होता है, घर का आंगन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो अपने परिवार के लोगों से मिलता है, मतलब दूसरे लोगों से मिलता है। तो इसलिए घर का अजिर ही बालक का सबसे पहला सामाजिक परिवेश होता है। फिर है उपल और उत्पल। अब उपल आई गेस जो मतलब गाय भैंस वगैरह मतलब पालने वाले लोगों से जिन्होंने सुना हो, कहते हैं ना ये गोबर के उपले बना के रख दो। उपले मतलब कि उपल क्या होता है, पत्थर या ओले, हम कुछ भी कह सकते हैं, उपल पत्थर या ओले। और उत्पल क्या होता है, कमल को कहा जाता है। तो जैसे जल का तेज प्रहार कठोर उपलों को भी कोमल बना देता है। हम जैसे कहते हैं ना कठोर पत्थरों पर भी अगर पानी लगातार पड़ता रहे तो वो कोमल हो जाते हैं। तो जल का तेज प्रहार कठोर उपलों को भी कोमल बना देता है। और उत्पल, उत्पल सदा से ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप जरा देख रहे हैं कि किस प्रकार के वाक्य बन रहे हैं, और इनका जो स्तर है, आपको ये नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा बना रहा है। तो बस आपको यही काम करना है, छोटा या बड़ा बनाइए, लेकिन लगना चाहिए कि आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर के वाक्य बनाए हैं आपने। फिर है मात्र, मतलब क्या होता है कि मात्र केवल, और मातृ क्या होता है, माता से संबंधित। तो मात्र की परीक्षा की तैयारी के लिए अब मात्र 3 माह शेष हैं, कि परीक्षा की तैयारी के लिए अब केवल 3 माह शेष हैं, 3 महीने। तो महीने की जगह माह लिख दिया आपने, और बचे हैं या फिर शेष हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखती परीक्षा के लिए अब मात्र 3 महीने ही बाकी हैं या 3 महीने ही बचे हैं, तो वो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन अब मात्र 3 माह शेष हैं तो थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लगती है। तो वही है कि अभ्यास करते करते ही आप थोड़ा सा शुद्ध हिंदी का जब प्रयोग करेंगे तो लेवल आपका अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। फिर मात्र, माता या माँ, बच्चे सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा में बोलना सीखते हैं, ठीक है ना, मातृभाषा जो मतलब कि हमारे घर की जो भाषा होती है, हमारी क्षेत्रीय भाषा। फिर है रिक्त और रिक्त। अब रिक्त स्थान भरिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो रिक्त का मतलब तो होता है खाली, लेकिन रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है, जैसे जो परंपरा, जैसे जो हमारी चलती आ रही है विरासत। तो जैसे यह ग्रंथ जिस समाज का रिक्त है उसे इस ग्रंथ के माध्यम से ही पहचानना संभव है। तो ये थोड़ा सा कठिन वाक्य है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली सिंपल वाक्य में भी बना सकते हैं। और रिक्त खाली, काव्य के मध्य की रिक्तियाँ भावों की गहनता से ही भरी जा सकती हैं। कि जैसे कहते हैं ना कविता जो होती है वो तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके बीच में बहुत कुछ भरा होता है, छिपा होता है। तो ये उस तरीके से लिखा हुआ है कि काव्य के मध्य की रिक्तियाँ, कि कविता के बीच की जो पंक्तियों में जो खाली जगह होती है, मतलब खाली भाव, जो मतलब खाली जो जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं, छिपे हुए भाव जो होते हैं वो हमें पहचाने होते हैं। तो वो भावों की गहनता, गहनता मतलब गहराई,
तो काव्य के मध्य की रिक्तियां भावों की गहनता से ही भरी जा सकती हैं। मतलब आप कविता को तभी समझ सकते हैं जब आप उसे बहुत इमोशनल होकर पढ़ेंगे, उसमें डूब के पढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा वाक्य प्रयोग वाला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अब फटाफट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, तीनों सालों के आपके सामने हैं। फटाफट इनका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, जैसे नीचे लिखी हुई। हम कहते हैं ना कि निम्नलिखित शब्दों में से, तो जो नीचे लिखे हुए हैं, तो नीचे लिखा मतलब कि निम्नलिखित, नीचे जो लिखे हैं। तो निम्नलिखित दोपहर के बाद का समय, उसे अपराह्न कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला, और जैसे कहते हैं ना रास्ता दिखाने वाला या मार्ग दिखाने वाला, तो मार्गदर्शक। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, उस प्रकार से। तो ये देखिए, ये इसका सभी का सही उत्तर। फिर जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जैसे जो बिना वेतन के काम करे, वैतनिक, बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल, उस प्रकार से। तो जैसे है समदर्शी, कि जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी, समान दृष्टि से। निराधार, अवैतनिक, वाचाल, और 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला। अब जैसे जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक। हम कहते हैं ना ये तो साप्ताहिक ये पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, मतलब जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। फिर मासिक पत्रिका होना, मतलब जो मास में, मतलब एक महीने में एक बार प्रकाशित होती हो। लेकिन 15 दिन में जो एक बार प्रकाशित होती हो उसे हम क्या कहते हैं, पाक्षिक। पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार होती हुई, या फिर पाक्षिक कह सकते हैं, या अर्धमासिक, अर्धमासिक भी आप कह सकते हैं। फिर अब अगले जो हैं 2019 के देखिए, गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी। अब ये तो आपने आई गेस पहली बार सुना होगा कि इसके लिए भी कोई एक शब्द होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। देखिए उसे कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी, याद रखिएगा इस शब्द को। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, निरक्षर। दूसरों का दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। देखिए छिद्रान्वेषी दो शब्दों से मिलकर बना है, छिद्र और अन्वेष। छिद्र मतलब क्या होता है, छेद। जैसे कहते हैं ना कि तो बस तुम तो हर चीज़ में ना बारीकियों में बस बुराई देखा करो, दोष ही देखा करो। और अन्वेषण करना, अन्वेषण करना मतलब खोजबीन करना, छानबीन करना। तो जहाँ पे मतलब कि जैसे कहते हैं ना बस तुम तो छेद ही देखा करो, इतनी अच्छी चादर है, इतनी सुंदर चादर है, वो नहीं दिखी तुम्हें, उसके बीच का बस एक छेद नजर आया। तो छिद्रान्वेषी मतलब जो हमेशा दूसरों में दोष देखता हो। फिर जो अपनी भूमि छोड़कर विदेश में निवास करे उसे कहते हैं प्रवासी। वास करना मतलब वहाँ का, जैसे निवासी होता है कि वो वहीं का रहने वाला है, और प्रवासी, प्र या दूसरों से संबंधित, तो प्रवासी मतलब जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर बसा हो। तो आई गेस ये क्लियर है आपको। और आज के अंतिम प्रश्न संधि विच्छेद से संबंधित है। ये देखिए 5 प्रश्न है तीनों सालों में, 2011, 14 और 19 में। इसका आपको संधि विच्छेद करना है। लेकिन मैं ये कहूँगी खैर कि संधि विच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके नियम भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं, जब इसका अलग से एक सेशन लेंगे हम तब हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। तो अब जैसे है सूर्योष्मा, संधि विच्छेद मतलब कि दो शब्दों को मिलकर कुछ परिवर्तन आया और वो दो शब्द जुड़ चुके हैं। अब सूर्योष्मा, इसमें सभी को बहुत अच्छे से पता है, एक शब्द सूर्य तो है ही है, सूर्य कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ये। अब सूर्य को हटा दिया जाए तो दूसरा शब्द क्या बचता है, ओष्मा। ओष्मा कुछ नहीं होता, ऊष्मा होता है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब जैसे कहते हैं ऊष्म, गर्मी, तो ऊष्मा। तो सूर्य जमा ऊष्मा, कोई मुश्किल था। गंगोत्सव, बहुत सिंपल, गंगा जमा उत्सव। अगर आपको भी नियम नहीं भी पता कि ये ओ की मात्रा कहाँ से है, तब भी एटलीस्ट आपको इतना तो पता है ना, गंगा और उत्सव ये दो को मिलाकर बना है। पुरुषोत्तम, वैसे तो श्री राम जी के लिए हम कहते हैं पुरुषोत्तम, एक तो है इसमें पुरुष और एक है उत्तम, उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तो पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम। फिर है सप्त ऋषि, आई गेस ये भी मुश्किल नहीं है, सप्त मतलब कि 7 और ऋषि, तो कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन नियम भी पता होने चाहिए क्योंकि बाद में पूछा जा सकता है कौन सी संधि है इसमें। फिर महोदय, महा जमा उदय। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे गंगा जमा उत्सव, तो अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, तो ये आपकी गुण संधि होती है। पुरुष जमा उत्तम, अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं। इसमें भी सूर्य जमा ऊष्मा, अ और उ मिलकर ओ बने, तो ये सारे आपकी गुण संधि के उदाहरण है। फिर सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। महोदय, महा जमा उदय, अ और उ मिलकर फिर वही, तो ये आपका सारा है इस प्रकार से। सूर्य जमा ऊष्मा, गंगा जमा उत्सव। स्पेलिंग्स आपके सही होने चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग में गलती हो गई तो वहाँ पर भी अंतर आ सकता है। फिर है अगला 2014 के, वीरोचित, दिग्गज, दुराग्रह, उल्लास और उच्चारण। इसमें अधिकतर जो है वो थोड़े से आपके व्यंजन संधि के, ये सारे स्वर संधि के थे। स्वर संधि के क्यों थे, जैसे सूर्य अ पर खत्म हुआ और ऊष्मा ऊ से, अ और उ दोनों ही स्वर थे, तो जब दो स्वरों का मेल होता है तो वो स्वर संधि होती है।
अगर एक स्वर और एक व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि होती है, और अगर दोनों ही ना हो ऐसे बीच में तो वो विसर्ग संधि होती है। तो वो खैर आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब विरोचित, विरोचित में हमें दो समझ में आते हैं, एक तो वीर और एक उचित। तो बस अगर नहीं भी पता आपको कौन सी संधि है तो इतना तो पता है ना कौन से दो शब्द हैं। अब दिग्गज, व्यंजन संधि में थोड़ा सा कठिनाई आ जाती है, तो यार रखिए दिग्गज का क्या होता है, दिक जमा गज। दिक में भी क के नीचे हलंत यानी कि आधा क है, ये देखिए दिक जमा गज दिग्गज। क का ग हो जाता है व्यंजन संधि में, क्योंकि व्यंजन ही बदल गया, क का ग हो गया। फिर आता है दुराग्रह। अब दुर जमा आग्रह नहीं होगा, ये दुहु जमा आग्रह होगा, दुहु जमा आग्रह। तो ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर उल्लास, उल्लास में क्या होगा, उत्त जमा लास, त के नीचे हलंत, त आधा होगा, ये भी व्यंजन संधि का, त का ल हो गया उल्लास। उसी प्रकार उच्चारण, उच्चारण में भी उत्त जमा चारण उच्चारण, ये भी आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। और अंत में 2019 के 5 शब्द, परीक्षण, गंगोर्मी, प्रत्यर्पण, मध्वाचार्य और वनौषधि। अब वनौषधि आएगा, ये सिंपल है, वन और औषधि, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सबसे सिंपल था। गंगोर्मी में भी एक शब्द तो गंगा तो है ही है, ठीक है ना। फिर भी बाकी का देख लीजिए। परीक्षण में परि जमा ईक्षण। अब जैसे देखिए परि जमा ईक्षण, ये छोटी ई पर खत्म हो रहा है और ये बड़ी ई से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सू जातीय स्वर आते हैं, जैसे अ और आ, अ मिलकर भी आ बनते हैं, आ मिलकर भी आ बनते हैं, और आ मिलकर भी आ ही बनते हैं, उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। फिर छोटी ई बड़ी ई, उन्हें कैसे भी मिला लीजिए, बड़ी ई या छोटी ई, मतलब कि किसी भी तरीके से मिले बनेगी वो बड़ी ई ही, दीर्घ स्वर बनेगा। और उसी प्रकार ऊ में होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेंगे, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेंगे, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेंगे। तो आ, ई और ऊ, जहाँ पे ये सू जातीय स्वर मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो परि जमा ईक्षण परीक्षण, गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी, अ और ऊ मिलकर या आ और ऊ मिलकर हमेशा ओ बनते हैं, बताया था मैंने आपको। फिर प्रत्यर्पण, य, जहाँ पे ये य और व आता है वहाँ पे यण संधि होती है। तो और याद रखिए जहाँ पे य आ गया दैट मीन्स कि वहाँ पे ई आएगा एक शब्द में, ठीक है ना। और जहाँ पे ऊ, ये य की जगह व आ गया बोलने पर, तो वहाँ पे ई की जगह ऊ आएगा। तो जैसे यहाँ पर है प्रत्यर्पण, तो यहाँ पे आएगा प्रति जमा अर्पण, प्रति जमा अर्पण। फिर है मध्वाचार्य, जैसे देखिए वही जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे य था तो ई की मात्रा आनी थी एक शब्द में कम से कम, और अगर यहाँ पे मध्वाचार्य व आ गया दैट मीन्स कि कम से कम एक शब्द में तो ऊ की मात्रा तो पक्का आएगी। तो जैसे मध्वाचार्य तो मधु जमा आचार्य, तो ये होता है। जैसे देखिए मध्वाचार्य में आपको पता है एक शब्द आचार्य तो अवश्य होगा, प्रत्यर्पण में भी एक शब्द अर्पण जरूर होगा। तो अगर हमें ये पता है कि य के कारण ई आएगा तो प्रति शब्द आप छांट सकते हैं, समझ सकते हैं। और मध्वाचार्य में अगर एक शब्द आचार्य है और वह ऊ की मात्रा से ही बनता है, ठीक है ना, तब आप समझ सकते हैं कि इसमें मधु ही होगा, कि ध के साथ ऊ की मात्रा होगी। तो मधु जमा आचार्य मध्वाचार्य। और अंत में वन जमा औषधि, ये तो बहुत सिंपल था, अ और औ मिलकर ये औ ही बनता है, तो वनौषधि। तो आई गेस यहाँ तक जितने भी हमने ग्रामर के जो क्वेश्चंस किए, व्याकरण के जितने भी प्रश्न किए हमने पिछले 3 सालों के, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए, तो इसी के साथ सेशन काफ़ी लंबा हो गया मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत आवश्यक था कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आएँ, ठीक है ना। इससे आपको बहुत आसानी होगी, एक दिशा मिलेगी। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न ना समझ में आया हो, कहीं पे कठिनाई हो, कहीं पे आपको लग रहा हो कि हमने कुछ गलती की, आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो, हमारी ईमेल आईडी है, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो कि आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा सेशन चाहिए, सब कुछ आप हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है civilstaffhimachal@gmail.com और फ़ोन नंबर है 7846222609। तो यहाँ पर जाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन, ठीक है ना। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यही हमारी आशा है, और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि सारे टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और आपका अभ्यास बहुत अच्छे से करवाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।